Hello everyone, you are watching Learning by Dr. Sunita Chitlangia. If you like my video, please subscribe to my channel. And for further updates, press the bell icon. So today we are going to start a new chapter, Higher Purchase System. और इस चैप्टर में हम लोग को इसका कंसेप्ट एंड वी नीड टू नो द जर्नल एंट्रीज. एंड ये चैप्टर बहुत इजी है अगर हम इसके कैलकुलेशंस को अच्छे से समझ जाएं तो. Okay, and it is also very easy to score full marks in this chapter. So let's start now. Okay, now hire purchase system. Hire purchase system is a system of credit purchasing. What does this mean? इसके मतलब ये होता है कि हायर परचेज एक मेथड है जिसमें हम गुड्स खरीदते हैं एंड देन वी मेक द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स. इसमें जो पेमेंट्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में होते हैं. सपोज आप किसी से गुड्स खरीदते हो एंड आपने हायर परचेज सिस्टम में खरीदा है, तो उस केस में आप एक इनिशियल पेमेंट या डाउन पेमेंट फर्स्ट में करोगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो. ओके, और वी मेक द पेमेंट एंड इसमें क्या होता है ना कि सपोज वी वांट टू बाय लाइक कार, रेफ्रिजरेटर और वी कैन ऑल्सो गो विथ सम मशीनरीज. तो इस चीज को हम हायर परचेज सिस्टम से खरीद सकते हैं. ओके, और इसमें एक चीज और है कि जब हम गुड्स हायर परचेज सिस्टम में परचेज करते हैं तो वी पॉजेस द गुड्स, द परचेजर गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स बट परचेजर डोंट गेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. वो गुड्स की ओनरशिप परचेजर को तभी मिलती है जब वो उसका सारा पेमेंट कर देता है, टिल जब वो उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर देगा तभी परचेजर को उसकी ओनरशिप मिलेगी. तब तक he will only pause the goods, he will not be the owner of the goods. So yeah, let me first explain you the concept of hire purchase system. तो hire purchase system में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं. The first party is hire purchaser. Okay, the first party is hire purchaser. Yes, and the second party is hire vendor. So there are two parties involved in hire purchase system. One is hire purchaser and the second is hire vendor. Hire purchaser कौन है? Hire purchaser is a person who purchases a goods under hire purchase system. मतलब hire purchaser वो person है जो goods खरीदता है hire purchase system के अंडर में. And hire vendor is a person who sells goods under hire purchase system. This means hire vendor sell goods. Hire vendor goods या कोई भी items को बेचता है. So that person under hire purchase system. So that person is called hire vendor. And we can also say HP in place of hire purchaser, and hire vendor also we can call HB. Okay, now let us take an example of a car. Suppose the hire vendor, a person who sells, that is hire vendor ने एक कार सोल्ड किया हायर परचेजर को ऑन हायर परचेज सिस्टम, दैट इज ऑन क्रेडिट. ठीक है, जब इस कार को हायर वेंडर ने हायर परचेजर को सोल्ड किया तो हायर परचेजर के लिए ये कार क्या है? हायर परचेजर के लिए कार हो गई एसेट्स. सो हायर परचेजर के लिए क्या है ये कार? बिकॉज हायर परचेज ने खरीदा है तो वो उसके लिए हो गया एसेट्स. एंड फॉर हायर वेंडर इट इज अ स्टॉक और इट इज एन आइटम और अ गुड्स जो हायर वेंडर सोल्ड करता है. सो इट इज अ सेल्स फॉर द हायर वेंडर. क्यों? क्योंकि हायर वेंडर ने इसको बेचा है, सेल किया है. सो इट इज सेल्स फॉर हायर वेंडर. अब जब हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर ने हायर वेंडर से कार खरीद ली, सो वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन फर्स्ट लाइन कि हायर परचेजर को कार की कीज मिल जाएगी. ही विल गेट द कार कीज और कार की चाबी मिल जाएगी हायर परचेजर को. बट हायर परचेजर विल ओनली हैव द पोजेशन ऑफ द गुड्स. He will possess the goods, he can use the goods, but he will not get the ownership of the goods. He will get, mane hire purchaser will get the ownership of the goods only and only when all the installment have been paid. All the installment have been paid. Okay, that is how ki, and once the hire purchaser pay all the installment या दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट, वट एवर देयर एग्रीमेंट इज, अगर वो टिल ही विल पे ऑल द इंस्टॉलमेंट, देन ओनली हायर परचेजर विल गेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. Now let me explain you the payment system.
Suppose as per agreement between hire purchaser and hire vendor, they sign some agreement and they decide that they will pay some, that hire purchaser will pay some amount at the beginning to the hire vendor for the car. तो जो अमाउंट हायर परचेजर हायर वेंडर को कार लेने पे एकदम इनिशियल पेमेंट जो करता है, एक कुछ लमसम अमाउंट पे करता है फर्स्ट में, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट. एंड फिर जो बैलेंस बच जाता है एंड द रिमेनिंग बैलेंस जो हायर परचेजर को हायर वेंडर को पे करना है, ही विल पे इन इंस्टॉलमेंट. सपोज उसने कार लिया एंड दे डिसाइडेड कि उन्होंने एक डाउन पेमेंट कर दिया हायर परचेजर ने हायर वेंडर को. अब हायर वेंडर एंड हायर परचेजर के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ कि रिमेनिंग बैलेंस वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में देगा. देन व्हाट आर दोस? इफ ही पेज इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंस्टॉलमेंट 4, इंस्टॉलमेंट 5. और ये इसमें क्या देगा? इंस्टॉलमेंट में ही विल पे द प्रिंसिपल अमाउंट और कैश प्राइस. प्रिंसिपल अमाउंट और कैश प्राइस वी also call it plus interest he will charge. प्लस हायर वेंडर क्या चार्ज करेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में? इंटरेस्ट. ओके, सो पहला इंस्टॉलमेंट क्या इंक्लूड करेगा? कैश प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल प्लस इंस्टॉलमेंट. ओके, लाइक दिस ही विल पे ऑल द 5 इंस्टॉलमेंट. Then only hire purchaser will be the owner of the car. Till that he will only possess the car. He can use the car. He will have the keys of the car. Okay. Now after all the payment, the hire purchaser will get the ownership. अब suppose ऐसा भी तो हो सकता है कि हायर परचेजर सारा इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया. सपोज वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, सेकंड दे दिया, बट वो थर्ड नहीं दे पाया. तो इस केस में हायर वेंडर के पास एक राइट होता है, या अकॉर्डिंग टू द लॉ इन हायर परचेज सिस्टम, कि अगर हायर परचेजर एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है और तो हायर वेंडर के पास ये राइट है कि वो अपनी कार वापस ले सकता है, वो अपनी कार उससे रिटर्न ले लेगा. अब अगर हायर परचेजर बोलता है कि सुनो मैंने तो आपको इंस्टॉलमेंट 1, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो फिर आप ये कार हमसे वापस कैसे ले सकते हो? तो हायर वेंडर इज नॉट आंसरेबल टू द क्वेश्चन, बिकॉज अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट 1 एंड 2 पे किया है तो तब तक वो कार हायर परचेजर ने 2 साल के लिए उस कार को यूज किया है. दैट दोस 2 पेमेंट्स वो कार को यूज करने के बदले में रेंट हो जाएगा. इसलिए वो रेंट है, मतलब जो भी उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट दिया एंड थर्ड नहीं दे पाया तो हायर वेंडर ने कार ले ली. तो ये जो 2 इंस्टॉलमेंट था वो हायर परचेजर ने कार को यूज करने के बदले में रेंट पे किया है. इसीलिए हायर वेंडर अकॉर्डिंग टू द लॉ अंडर हायर परचेज सिस्टम, if hire purchaser fail to pay any installment, the hire vendor can take back his asset or can take back his car. Okay, and I think let us give one more at a glance. Let me tell you once again. See, hire purchase, there are 2 person, hire purchaser and hire vendor. Hire purchaser goods खरीदता है, hire vendor goods बेचता है, और hire purchaser जो goods खरीदता है वो उसके लिए asset हो जाता है, and hire vendor के लिए वो क्या होता है? सेल्स होता है. एंड जब वो गुड्स खरीदता है इट बिकम्स ही गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स, बट ही डोंट गेट द ओनरशिप. हायर परचेजर को ओनरशिप तभी मिलेगा जब वो सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर दे, जब वो सारा पेमेंट सारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे देगा उस गुड्स के लिए तब. और ये जो इनिशियल पेमेंट होता है ना, हायर परचेजर जो फर्स्ट पेमेंट करता है गुड्स लेने पे हायर वेंडर को, दैट इज द डाउन पेमेंट. एंड अगर इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में होता है और अगर वो 5 इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है वो उतने इंस्टॉलमेंट में परचेजर हायर वेंडर को पे कर सकता है. और अगर वो एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता है तो हायर वेंडर के पास अकॉर्डिंग टू लॉ ये राइट होता है कि वो अपना एसेट हायर परचेजर से रिटर्न ले सकता है. सो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ हायर परचेज इज क्लियर टू यू. So before starting with journal entries under hire purchase system, let us first again revise the golden rules and the modern rules. So here are the golden rules, and we have already done this in class 2. Okay, so golden rules, types of accounts. There are real account, debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. And the modern rules is, as in case of assets and expenses, if assets increases it will be debited, if it decreases it will be credited. Same is applies with expenses, if it increases debited, if it decreases credited. And then in case of liability, income and revenue and equity and capital, if it decreases it will be debited, if it increases it will be credited. So I hope
The golden rules and modern rules is clear to you. Now let's move to journal entry. So now let us understand the journal entries, okay, under hire purchase system. As I've said कि इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं. One is hire purchaser and the other is hire vendor. And hire purchaser कौन है? Hire purchaser is a person who purchase goods on credit from hire vendor under hire purchase system. And hire vendor is a person who sold goods to hire purchaser under hire purchase system. ठीक है, तो जब हायर परचेजर हायर वेंडर से गुड्स खरीदते हैं तो अंडर हायर परचेज सिस्टम, सो देयर इज एन लॉ और एग्रीमेंट दैट ही नीड टू पे सम इनिशियल अमाउंट. दैट इनिशियल अमाउंट इज डाउन पेमेंट. सो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जो पहली एंट्री होगी वो होगी व्हेन डाउन पेमेंट बिकम ड्यू. मतलब हायर परचेजर को हायर वेंडर को देना होगा डाउन पेमेंट. हायर परचेजर ने जो गुड्स खरीदा हायर वेंडर से उसके लिए उसको कुछ इनिशियल अमाउंट पेमेंट करना है. सो ही इज लाइबल टू पे. सो व्हेन डाउन पेमेंट बिकम ड्यू, asset account debit. Why? Because hire purchaser का asset is increasing. So when asset increases, it is always debited. And in case of hire vendor, who is hire vendor? Hire purchaser purchase goods on credit from hire vendor. So hire vendor is a creditor for the hire purchaser. And here liability is increasing because he need to pay to the creditors. So when liability increases, it is credited. So when down payment become due, assets account debit to hire vendor. Now in the books of hire vendor, that is hire vendor sold goods to hire purchaser. तो when goods are sold under hire purchase, तो जब hire vendor ने hire purchaser को goods sold किया, तो hire purchaser is a debtor for hire vendor because he will receive cash for selling his goods. He is liable to receive cash. So debtor increases. So when debtor increases or asset increases, it is debited. And here we will pass just a simple credit sell entry. And we know that sells, the revenue increases. So whenever revenue increases, it is credited. So here hire purchaser account debit to hire sales account. Now the second entry is जब हम whenever we make due, we know that the second entry will always be like then second entry is that if it is due, we need to pay. And whenever the word paid is used, it means cash is involved. So here hire purchaser जब hire vendor से goods खरीदा है तो he need to pay. तो वो जो इनिशियल पेमेंट जो भी उसको पे करना है, पहले उसने ड्यू किया, अब उसको पे करेगा. तो जब ड्यू किया तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, तो हायर वेंडर इज क्रेडिटेड. बट नाउ व्हेन ही विल पे, द लाइबिलिटी विल डिक्रीज. तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो इट विल बी डेबिटेड. वी नो दैट एज पर मॉडर्न रूल्स. सो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, ओके, डेबिटेड. When liability decreases, it is debited. So here one और easy way to understand is यहाँ हमने इसको क्रेडिट किया, जब इसका पे हो गया तो हमने इसको डेबिट कर दिया. बोथ आर कैंसल्ड. ओके, सो व्हेन इट इज क्रेडिटेड, हियर इट विल बी डेबिटेड. एंड और क्या, एंड एक चीज और भी वी कैन सू बाय ट्रेडिशनल रूल्स कि हायर वेंडर इज द रिसीवर एंड रिसीवर ऑफ एनी गुड्स एज पर पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड. डन. एंड यहाँ पे कैश इज गोइंग आउट. यस. So what goes out is credit balance in traditional rules. और modern way में हमारा cash decrease हो रहा है, hire purchaser का cash decrease होगा. So whenever cash is decreases, it is credited. So when down payment is paid, then hire vendor account debit to cash account. Again when down payment is receiving, यहाँ पे हायर वेंडर कैश रिसीव कर रहे हैं, इनिशियल पेमेंट रिसीव करेगा. सो व्हाट कम्स इन इज डेबिट बैलेंस. सो कैश अकाउंट डेबिट. और अगर मॉडर्न रूल में देखो तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज कैश इज एन एसेट. सो व्हेन एसेट इज इंक्रीजिंग, इट इज डेबिटेड टू हायर परचेजर. यहाँ हमने हायर परचेजर को डेटर को डेबिट किया था. नाउ जब डेटर या एसेट डिक्रीज होता है तो इट इज क्रेडिटेड. So to hire purchaser. So cash account debit to hire purchaser account. Here hire purchaser is a giver and giver is credit balance. Okay. So cash account debit to hire purchaser account. Third entry, after paying the initial payment, फिर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट. हायर परचेजर को कुछ बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचे हैं उस एसेट का, इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है. सो हम इंस्टॉलमेंट जब ड्यू करेंगे, हाउ वी विल डू? Same as entry number 1, you see we will do asset account debit. We know why. And now interest account debit. Why? Because यहाँ पे हायर परचेजर को, हायर वेंडर को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में कुछ इंटरेस्ट देना होता है.
तो जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो वो इंटरेस्ट देगा, इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर हायर परचेजर and all expenses and losses are debited. So it is debited to hire vendor account. Here we have done hire vendor account debited when we have paid, and now here we will make installment due जब करते हैं, sorry, in the first entry when we due it, then the liability increases. Similarly here also the liability increases, so we will credit the hire vendor account, or the creditor is increasing. So asset account debit, interest account debit to hire vendor account. Now we see in the books of hire vendor when installment become due. Here in the first entry we have debited, yes, debtor increases, so here also the debtor is increasing. Okay, so when debtor increases we will debit, so hire purchaser account debit to interest account. Why? Because यहाँ पे उसको interest मिलेगा. So when we have some all gains are credited, so to interest account. Okay, next when installment is paid, जब installment we pay, तो यहाँ पे receiver कौन है? hire vendor. और वी कैन से ऑल्सो दिस, जब हमने ड्यू किया इसको 2 किया था, अब इसको जब पे कर दिया वी विल डेबिट, सो बोथ विल कैंसिल. इन दिस वे ऑल्सो वी कैन सी. एंड व्हाट गोज आउट? कैश. सो कैश इज डिक्रीजिंग, सो इट इज credited. So when installment is paid, hire vendor account debit to cash account. When installment is received, what comes in is debit balance, cash account. Again asset is increasing, so it will be debited to hire purchaser. Here we have debited this. Here we will credit, and so that when we due and then we make the payment, it will cancel. And here the debtor is decreasing, so to hire purchase account. Now next, when we have asset, we need to charge some depreciation, and we know that depreciation is a loss, and according to the nominal account all losses are debited. So depreciation account debit to assets account. Why? Because there is a decrease in the value of assets. Depreciation मतलब क्या होता है? Loss in the value of assets due to wear and tear or any other reasons. So asset जब decrease होगा तो इसको हम credit कर दिए. When depreciation is charged, depreciation account debit to assets account. But in case of hire vendor, no entry we will pass. Why? Because hire vendor ने तो वह asset hire purchaser को दे दिया है. Hire vendor have no assets now, so we will pass no entry for depreciation. Again for transfer of interest and depreciation, देखो यहाँ पे हमने interest को क्या किया था first chance में, we have debited, and again here what we have done, we have debited the depreciation. अब इनको write off करेंगे. तो आपको याद होगा जब हम फाइनल अकाउंट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनको टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट करके लिखते थे. सो ये वंस इट इज डेबिटेड वी विल ट्रांसफर. सो सिमिलरली वी विल मेक द क्रेडिट सो दैट it will be cancelled. Now it will be transferred to PL. So to depreciation account to cash account. So profit and loss account debit to depreciation account to interest account. And here in this case for closing of interest account, यहाँ पे interest was credited. Okay, यहाँ पे interest was credited. Now to close it, simply we will debit, and we will charge to profit and loss account. So interest account debit to profit and loss account. Yes, and this is the journal entries in the books of hire purchaser and hire vendor. And if you remember this chart, ये आपके लिए बहुत easy हो जाएगा इसकी journal entries को pass करना, and also to do the sums. Okay, and please watch my next video. In that I will explain you about the format and the techniques of doing the sums. Thank you so much. And if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Thanks for watching.